नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं। आज हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए जगदीश देवड़ा जी ने, जो वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार में, उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर चर्चा करेंगे। बजट के बारे में हमने बचपन से सुना है, पहले बड़ा उत्साह रहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि बजट अब मात्र एक दिखावा हो गया है, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं लंबे, हर साल के बजट में जो आंकड़ेबाजी होती है, हमने ये प्लान किया है, हमने ये प्लान किया है, तो बजट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लानर नजर आता है सरकार का कि आगे आने वाले साल में वो क्या क्या प्लान करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। और यही वजह है कि बजट पर चर्चा करने में बहुत ज़्यादा लोगों का आजकल, पहले जो उत्साह रहता था, भीड़ होती थी, वो कम हो गई है। हम उसको रोचक बनाना चाहते हैं और हम बजट के साथ साथ ये चर्चा करना चाहते हैं कि पिछले साल हमने बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा किए हैं। पिछले साल क्या कहा था सरकार ने, इस साल क्या कह रही है। जब हमने ये देखा तो ज़्यादातर चीज़ें जो 15 साल से रिपीट हो रही हैं वही हैं। हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या है इस पर कभी नहीं बताते हैं वित्त मंत्री, क्योंकि बदल जाते हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के बजट से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। ना तो पेट्रोल डीजल में राहत मिली और ना ही महंगाई से। ब्रीफकेस में मध्य प्रदेश का बजट लेकर जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा घर से निकले तो पत्नी ने गुड़ और घी खिलाकर उन्हें रवाना किया और वो कहते हुए नजर आए कि गुड़ की तरह बजट भी मीठा होगा। विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। खासतौर पर सर, कैसा बजट रहेगा? अच्छा बजट रहेगा। मीठा या खट्टा? मीठा। कोविड रहा है सर। मीठा रहेगा। कोविड का असर रहेगा इसमें? मीठा रहेगा। बिल्कुल, ये बजट जो है वो मीठा रहेगा, ये कहना है जगदीश देवड़ा का। विधानसभा में वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया तो हर व्यक्ति की निगाहें राहत पर थी। हाँ, इस बजट में ना कोई नया कर लगाया गया और ना ही किसी दर में बढ़ोतरी की गई। बजट की अगर खास पहलू पर नजर डाली जाए तो मिला दिए के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 15 माह की कांग्रेस की सरकार के पहले लगातार रही है, तो जितने भी इस मध्य प्रदेश में चाहे विकास के काम हो, सड़कों के हो, चाहे तालाब के हो, चाहे स्टाफ डैम के हो, चाहे महाविद्यालय बने हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बने हो, चाहे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल बने हो, मुझे लगता है कि सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान कई बार विपक्ष ने रोका टोकी भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बजट पेश होने के बाद कहा कि ये बजट मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। जगदीश देवड़ा जी को बधाई देता हूं। विपरीत परिस्थितियों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत, और हमने फैसला किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ: एक अधोसंरचना। विपक्ष ने भी उम्मीद के मुताबिक इस बजट को निराशाजनक बजट ही बताया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कोविड काल के बाद लोगों को उम्मीदें थी कि बजट से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन लोगों को कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये बजट झूठ का पुलिंदा और दुखों का बजट है। जिस रास्ते में मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है और सबको इसमें मिलकर मध्य प्रदेश की विकास की बात, मैंने कहा था, अगर विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज रोजगार जो ये नई पीढ़ी है, जो ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी भविष्य में, ये नई पीढ़ी का क्या भविष्य है। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, ये एक नया स्लोगन बन गया है। इस स्लोगन में सब कुछ फिट हो जाता है। ये आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं? केवल प्रावधान, केवल प्रस्तावित और आत्मनिर्भर का ये बजट है।
खैर, सरकार इस बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाला बजट बता रही है, लेकिन इस बजट के बीच सरकार के सामने जो चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है वह है रोजगार, महंगाई और बिगड़ी आर्थिक हालात। जितना बजट सरकार ने पेश किया लगभग उतना है सरकार पर कर्जा, और आने वाले इस वित्त वर्ष में लगभग 50,000 करोड़ कर्ज लेने की संभावना है, यानी कि आगे भी राह इतनी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। बहुत बढ़िया, जगदीश देवड़ा जी ने जो बात कही वो दिल से उतर गई। क्या लगता है, कितना अच्छा बोले हमारे वित्त मंत्री जी कि सिर्फ और सिर्फ इन 15-16 सालों में ही मध्य प्रदेश में स्कूल खुले, मध्य प्रदेश में अस्पताल बने। इसके पहले ना तो स्कूल थे ना अस्पताल थे। और जो बजट आ रहा है, पहले बार का बजट 2004 का बजट, और 2004 से पहले उमा जी ने की सरकार में आया, फिर बाबूलाल गौर जी की सरकार में, फिर शिवराज जी की सरकार में। बीच में एक समय कमलनाथ जी का एक वित्त मंत्री तरुण भानोत जी ने उस समय बजट प्रस्तुत किया था, लेकिन उस समय शायद विकास कार्य नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी क्यों है, मध्य प्रदेश में बेकारी क्यों है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री बंद क्यों पड़ी है, मध्य प्रदेश में अपराधों की हालात इतने खराब क्यों हैं, इस पर भी चर्चा करना चाहिए, सोचना चाहिए बोलने के पहले। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए एक शानदार पैनल है, जिसमें हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, पत्रकार के रूप में राजेंद्र कानूनगो जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में और युवा हैं इंजीनियर मिथुन अहिरवार जी, हम उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उसका पक्ष रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो विशेषज्ञ हैं बजट के और वित्त विभाग के, ऐसे नेता हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहली शुरुआत हम राजेंद्र कानूनगो जी से करेंगे। राजेंद्र जी, कैसा लगा ये बजट आपको? क्योंकि देवड़ा जी ने कहा है कि सिर्फ भाजपा सरकार में ही स्कूल खुले, अस्पताल खुले, और जो कुछ काम हुआ है सिर्फ भाजपा सरकार में हुआ है। जैसा कि घर से निकलते समय देवड़ा जी ने कहा कि ये मीठा बजट होगा, लेकिन मिठास इसमें इतनी ज्यादा है कि वो कड़वाहट में बदलती हुई नजर आ रही है। इसमें हम देखें कि बुनियादी चीजें एक प्रकार से वही प्रस्तुत की गई हैं जो उसको कहा जा सकता है कि पुरानी बोतल में नई शराब, नई बोतल में पुरानी शराब। बहुत सारी योजनाएं जो पूर्व में चल रही थी उन्हीं को इकट्ठा करके और एक नई योजना करके और ला दिया गया है। कुछ योजनाएं जो है इनकी पहले से चल रही थी, जो कांग्रेस सरकार में समीक्षा के लिए रोक दी गई थी, उनको इन्होंने फिर से चालू कर दिया, वो चीजें हैं। और बहुत सारी बजट में जो चीजें आई है, तो बजट का हम ये कहें कि बिल्कुल निराशाजनक है, ऐसी स्थिति नहीं है। 9 मेडिकल कॉलेज नए खुलने वाले हैं, खोलेंगे उसका। राजन जी, एक बात बताइए ना, राजन जी एक बात बताइए ना, बहुत खुशी की बात है मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, राजधानी का सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्तियां नहीं है, वहां स्टाफ नहीं है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोल के आप घोषणा कर देते हैं, विश्वविद्यालय खोल के घोषणा, स्टाफ नहीं होता है तो उसका होगा क्या? अचार डालेंगे ऐसे मेडिकल कॉलेजों का? उसी तरफ में आ रहा था कि इस प्रकार से नई नई चीजें जो आई हैं, नई चीजें, नया हम ये करने वाले हैं, लेकिन जो पुराना है उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये कहीं पर भी इस पूरे बजट में दिखाई नहीं देता। ये एक निराशा की बात है। दूसरा, एक मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इस बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सरकार को चलाने के लिए जो सरकारी अमला होता है, शासकीय अमला है, लोग कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए इसमें कोई आशाजनक बात नहीं है। ये कहा गया था कि बीच में कि इनके जो इंक्रीमेंट और डीए और इत्यादि, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। हाँ, बिना प्रावधान के सरकार यदि कुछ दे तो कर्मचारियों का ये सौभाग्य होगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि आत्मनिर्भर इसलिए एक स्लोगन टाइप का जो बन गया है, जैसा अभी बजट की जो आपने झलकी दिखाई आया था,
जी कि अगर ये कहा गया कि विकासोन्मुखी बजट है तो हम झट कहने लग जाएंगे कि ये बजट जो है विपक्ष तो खैर अपनी खाना पूर्ति करता है, राजन जी, विपक्ष तो अपनी खाना पूर्ति करता है, क्योंकि उसको तो आरोप लगाना है। जब तरुण भानोत जी ने बजट प्रस्तुत किया था, उसको भाजपा ने सबसे निराशावादी बताया था और कांग्रेस के मित्रों ने आशावादी बताया था। ये तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। मैं इसी मुद्दे पर आगे भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहता हूं। सत्येंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जैसा कानूनगो जी ने कहा कि बाटल भर नई है, बाकी चीजें सब पुरानी हैं, लेकिन स्थिति जो बन रही है उसमें उम्मीद करता था, ये सच्चाई है कि कोरोना के कारण बहुत देश पीछे चला गया है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन कितने सहमत हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही स्कूल खुले हैं? स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज सब आपने खोल दिए, स्टाफ नहीं है, चलाएंगे कैसे उसको? स्कूलों में भी नहीं है, 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है, प्रोफेसरों की कमी है कॉलेजों में। जी देखिए डॉक्टर साहब, ये जो बजट जो है, और जिस तरीके से हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने या दूसरी सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने काम नहीं किया। काम अभी आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं कि एक भी स्कूल नहीं खोला। आपने स्कूल खोल दिया, बिल्डिंग बना दी, टीचर नहीं दिया। आपने कॉलेज खोल दिया, प्रोफेसर नहीं दिया, वहां पे कौन पढ़ाएगा? मेडिकल कॉलेज खोल दिया, सागर मेडिकल कॉलेज में 80 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं पिछले 10 सालों से। भोपाल मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। उसको भी भरेंगे, लेकिन मैं आपको कितने साल चाहिए आपको? 50 साल, 100 साल? देखिए, बढ़ोतरी की बात है, ऐसा नहीं है कि इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो पिछली बार का जो था 2020-21 में, उस समय टोटल 27,490 का बजट, 90,000 करोड़ का बजट था, 27,490 करोड़ जी। अभी जो बढ़ा दिया है उसको 30,796 करोड़ का कर दिया गया है टोटल बजट। इसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, विकास है सारा, और टोटल 12% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसको ऐसा नहीं कह सकते ओवरऑल बजट। और हर जगह देखिए 9 मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे मेडिकल कॉलेज है, सारा विकास का बजट जो है वो छिंदवाड़ा ले जाया जा रहा हो। ये इसमें देखिए आप सारे प्रदेश के जो जिले हैं और जगह हैं वहां पर इस कॉलेज खुल रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे ट्राइबल एरिया है वहां पर बच्चों के लिए स्कूल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी की शुरुआत की जा रही है, और 220 से ज्यादा नए स्कूल भी खोले जा रहे हैं। और 9,000 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो ये नहीं कह रहे कि नए खोल रहे हैं, 9,000 से ज्यादा स्कूल, 9,500 के आसपास उनका अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, उनको अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज स्कूल खोल लिया आपने, लेकिन 4 साल हो गए हैं, शिक्षकों की पात्रता परीक्षा हो चुकी है, पास हो चुके हैं, उनको लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। प्रोफेसर्स की 3,500 प्रोफेसर्स की उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री थे जयभान सिंह पवैया जी, पीएससी से सिलेक्शन हो गया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो ऐसा क्यों होता है? सिर्फ लालीपाप थमा दिया जाता है। देखो कॉलेज खोल दिया, कॉलेज है लेकिन वहां बच्चे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बच्चों का एडमिशन हो जाता है। निजी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, निजी 30 से ज्यादा निजी यूनिवर्सिटी खुल गई, उनके प्रोफेसर भी है, उनके सब है। सरकारी की हालत खराब है, प्राइवेट अस्पतालों की यही स्थिति है। नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं उन्होंने काफी काम किया। और आप देखिए पिछली बार जब थी, कितने साल चाहिए आपको सारे स्कूलों में टीचर के लिए, अस्पतालों में डॉक्टर के लिए, कॉलेजों में प्रोफेसर के लिए, मेडिकल कॉलेजों में पूरे स्टाफ के लिए कितने साल चाहिए? 1.25 लाख। आप देखिए कि कितने सारे हजारों जो शिक्षकों के पात्रता परीक्षा ली गई थी जी। और उसको लिया था कब? 2018-19 के पास में, शुरुआत में 2018 में, सॉरी। और 19 में तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी की सरकार रही, उस पर कोई कार्यवाही तो की नहीं गई थी, आपने देखा होगा। हाँ, उसके बाद में अभी बात सही है। तो आप भी कोरोना जैसे सारी चीजें ईज ऑफ होती जा रही हैं, खुलता जा रहा है। कोविड आया है, सैकड़ों साल बाद आया। चलिए मिथुन जी के पास आते हैं। 100 साल में ये महामारी लौटी। मिथुन जी, कैसा लगता है आपको? गुड़ जैसा मीठा होगा, और आपकी सरकारों ने कभी कोई काम नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और उनकी बात को यदि माना जाए तो मीठा तो इन्होंने बता दिया है, लेकिन शक्कर इसमें डाल नहीं पाए, तो इन्हें सैकरीन डालनी पड़ी। एक तरफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, दूसरी तरफ सरकार का जो बजट है उसमें पेज नंबर 32 पर सरकार लिखती है कि हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक और ऐसे सारे संस्थानों से कर्जा लेगी और कर्जे के आधार पर हम लोग मध्य प्रदेश को चलाएंगे। आत्मनिर्भर है जी, ये आत्मनिर्भर बनेंगे। मतलब ये नई परिभाषा है कि अगर किसी युवा को आत्मनिर्भर बनना हो
तो अपने पुरखों की संपत्ति बेच दो और बढ़िया कार खरीद के चलाओ और बोलो मेरा बाप ने तो कभी कुछ किया नहीं है, मैं आया हूँ आत्मनिर्भर बनने। ये जो मॉडल है ये पूरे देश के लिए एक विनाशक मॉडल। नई पीढ़ी यदि इस मॉडल पे चलने लगी तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पुरखों की संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में मेंशन नहीं किया, आधा दर्जन इन्होंने बस अड्डे जो हैं वो बेच दिए हैं, विधानसभा के प्रश्न में इन्होंने स्वीकार किया है। अब ये नया आत्मनिर्भर मॉडल लाए हैं जिसके तहत मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ट्रेनिंग आईआईटी गांधीनगर में हो। मतलब इंदौर एक ऐसा वाहिद जिला है जिसे ये सौभाग्य प्राप्त है कि वहाँ आईआईएम भी है और आईआईटी भी है, लेकिन वहाँ के संस्थान शायद काबिल नहीं हुए। 15 साल में इतना कमाल का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया, कभी स्कूल नहीं खोले, कभी कॉलेज नहीं खोले। आईआईटी, एम्स और बाकी जो हमारे आईसर जैसे रिसर्च संस्थान है ये कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनर्जन्म लेकर के बना के गए होंगे। अतिशयोक्ति नहीं होगी कल को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहने लगे कि आईआईटी और एम्स और आईएम्स के साथ साथ हिमालय पर्वत भी इन्हीं ने बनाया था। इस तरीके की विनाशक सोच वाले ये लोग हैं। बजट पर आते हैं। बजट में इन्होंने कहा कि 24,000 शिक्षकों की हम भर्ती करेंगे। 15 साल का स्वर्णिम मध्य प्रदेश वो था जिसमें 17,000 जो स्कूल हैं केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की थी बजट के बारे में अपना वक्तव्य देते हुए कि बजट को लेकर के पहले उत्साह हुआ करता था। ये उत्साह क्यों हुआ करता था? ये उत्साह इसलिए हुआ करता था क्योंकि आम आदमी सोचता था कि बजट में होने वाले अनाउंसमेंट की वजह से उसका जीवन थोड़ा सा बेहतर बन पड़ेगा। बजट को देखने को लेकर के लोगों की रुचि क्यों खत्म हो गई? रुचि इसलिए खत्म हो गई है कि इनके नेताओं से यदि महंगाई के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं हम प्याज नहीं खाते। इनके लोगों से यदि पूछा जाए कि पेट्रोल डीजल के जो दाम कम होंगे वो कहते हैं कांग्रेस की सरकार है, अपने राज्यों में करें फिर हम लोग करेंगे। उनसे अगर पूछा जाए कि ये जो जीएसटी है, जीएसटी आप लोग क्यों कम नहीं कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि साहब जीएसटी काउंसिल में जाके बात रखिए। जनता की बात सुननी नहीं, विपक्ष की बात सुननी नहीं, मीडिया की बात सुननी नहीं, क्रिटिक्स की बात सुननी नहीं, इकोनॉमिस्ट की बात सुननी नहीं, केवल अपने हिसाब से चलना है। और आत्मनिर्भर मॉडल बहुत अच्छा ये लाए। इन्होंने कई सारी घोषणाएं की है, जैसे एक कमाल की घोषणा इन्होंने की है, मेट्रो के लिए हम 262 करोड़ रुपए देंगे। मतलब भोपाल और इंदौर जो मेट्रो दोनों को मिला के 262 करोड़ रुपए की राशि देके जनता को बहुत बड़ा एहसान करने वाले हैं। दोनों जो मेट्रो दोनों का बजट कुल है 14,000 करोड़ रुपए। 14,000 करोड़ रुपए की बजाय 262 करोड़ रुपए की राशि ये देंगे। जो मेट्रो स्टेशन है उनका जो मेंटेनेंस है वो साल भर का मेंटेनेंस इससे ज्यादा राशि में होता है। ये जो सरकार आई थी इन्होंने कहा था कि हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन आएगी, जब भी आएगी उसको मुफ्त में सारे मध्य प्रदेश वासियों को। आज उम्मीद थी कि उसकी घोषणा की जाएगी। हम सबने पढ़ा है सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, हम सब जानते हैं। कोविड को लेकर के उन्होंने घोषणा की है 500 रुपए का एक वैक्सीन पड़ रहा है, 250 रुपए का एक डोज है। आज ही हम लोगों ने खबर पड़ी वो डोज लगवाने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, दोबारा पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन फिर भी राहत के तौर पे यदि आपको वैक्सीन लगवानी थी 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 7.5 करोड़ की जनता को कितना बजट एलोकेट किया हमारे साथी जरा बताएं? शून्य। 1 रुपया इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए एलोकेट नहीं किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले बजट को लेकर के उत्साह होता था। हमारी सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन है। जब से ये सरकार आई है 32,000 करोड़ रुपए का लोन हमारे ऊपर हो चुका है। हमारी सरकार ने ये नहीं बताया कि उस लोन को रीपे करने के लिए कितना मूल और कितना आप उसका इंटरेस्ट इस बार जमा करने वाले हैं, ताकि हमारे आपके सर पर जो 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्जा है उसमें कितनी कमी ये लोग लाने वाले हैं। जाहिर सी बात है इन्होंने और कर्ज और कितना उछल करके ये बात कह रहे थे। केंद्र सरकार ने भी इनकी मदद की, जीएसडीपी का जो रेशियो होता है उसको 3.5% से बढ़ा के 4% कर दिया, ताकि ये लोग और भी ज्यादा कर्जा ले सके, ताकि आने वाले चुनावों से पहले इनकी जो है वो पोल ना खुल जाए। हमारे गोपाल भार्गव जी ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था 5,000 करोड़ रुपए की राशि। हम लोगों ने एक नया विभाग बनाया है जो मध्य प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को बेचेगा और 5,000 करोड़ रुपए की राशि उससे हम लोग जुटाएंगे। मध्य प्रदेश का जो बजट है उसमें 60,000 करोड़ रुपए केवल सैलरी बिल होता है। मतलब 60,000 करोड़ रुपए साल भर में आप अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको लेकर के देते हैं। मतलब 5,000 रुपए प्रति माह आता है। तो अगर मध्य प्रदेश को बेच करके आप 5,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे तो 1 महीना भी नहीं चलेगा। जब सरकारें आती हैं तो आत्मनिर्भर मॉडल का मतलब होता है हम अपने आय के नए स्रोत जनरेट करेंगे। हम केंद्र सरकार पर भी डिपेंड नहीं करेंगे। अभी सरकार कहती है साहब 60,000 करोड़ रुपए के करीब हम लोग केंद्र से अपना शेयर मांगने वाले हैं। तो जब इस तरीके के मॉडल आते हैं, अदूरदर्शिता आती है, बजट में झूठ बोला जाता है। एक अंतिम पॉइंट यदि आप इजाजत दें समय हो, हमारी सरकारों का झूठ बोलने का स्तर देखिए। बजट का पॉइंट नंबर 32, बजट के पॉइंट नंबर 32 में क्या कहा जाता है साहब?
मध्य प्रदेश में एक पैरेलल योजना शुरू की गई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था 6,000 रुपए किसानों को मैं हर साल दूंगा। बजट के पॉइंट नंबर 32 में लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के जो 6,000 रुपए थे, उसके अनुसार हमने 78,000 लोगों को लाभान्वित किया है। 78 लाख लोगों को, 7.8 मिलियन लोगों को लाभान्वित किया है। मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कह दी थी कि ये तो बड़ी राशि कम है, प्रधानमंत्री जी ने कम पैसा दिया है, मैं 4,000 रुपए उसमें और जोड़ता हूँ, विश्लेषक कर दीजिए, विश्लेषक प्रति माह देंगे। अब पॉइंट 32 और पॉइंट 34 में आप डिफरेंस देखिए। पॉइंट 32 जहाँ कहता है 78 लाख लोगों को दिया गया, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 4,000 रुपए बढ़ा करके 57 लाख लोगों को ही दिया। बीच के जो कहीं ना कहीं अंतर है। ओके, मैं राजेंद्र कानूनगो जी के पास आना चाहता हूं। जैसा मिथुन भाई ने कहा, क्योंकि पढ़े लिखे समझदार दोनों मित्र बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि इन परिस्थितियों में भी राजेंद्र जी उम्मीद की किरण है कुछ कि देश में, प्रदेश में व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि ना तो उनको कर्मचारियों को राहत मिल पाई है, ना डीजल पेट्रोल, और एक जो वास्तविक बात करिए कोविड वाली कि जो रोज पैसा कमाता है वो 500 रुपए लगा के और कैसे जाएगा, कैसे खरीदेगा? देखिए, बजट में जो दूरदर्शिता आना चाहिए कि आम आदमी बिल्कुल जो न कहीं लिप्त नहीं है, किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ऐसा एक आम आदमी, उसको राहत मिलना चाहिए। वो राहत कहीं नजर बजट में नहीं आ रही। आपने पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को अलग अलग उसमें बांट करके और उनको सहायता दी है, जैसे गैस पीड़ित महिलाओं को अलग दी है, तीर्थ दर्शन योजनाओं को दी है, किसानों को दी है, इधर दी है, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको नहीं मिली है। जो गैस में अभी हमने देखा कि 50 रुपए की बढ़ोतरी अभी हाल में एक हफ्ते के अंदर हो गई। ये आम आदमी के किचन के ऊपर इसका भार पड़ रहा है। और पेट्रोल डीजल की स्थिति ये हो गई कि मध्ययुगीन क्षेत्र में बैलगाड़ी की ओर जाने की और अग्रसर होने की कल्पना साकार होने के सपने आने लगे हैं। तो इस प्रकार से आम आदमी की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए बजट में कहीं पर भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, वो नजर नहीं आता। चलिए, मैं सत्येंद्र जी से पूछ लेता हूं कि जो कर्जा लिया हुआ है उसको कर्जे का भी क्या हिसाब किताब से वापस होगा, उसके बारे में कहीं पर भी कोई हिसाब किताब नहीं। जी सत्येंद्र जी, क्या लगता है कि मैंने पिछली बार भी आपसे शायद पूछा था, अब तो और हद हो गई कि 125 रुपए बढ़ गया पिछले 15 दिनों में। पहले 25-25 करके 3 बार बढ़ाया और अब एक सप्ताह में 2 बार 25-25, 825 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं। आप लोगों को क्या भाजपा का कार्यकर्ता होने के कारण लगता है कि एक आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी जो आपसे संवाद करता होगा, आपके घर काम करने वाले, और पेट्रोल डीजल की जो स्थिति है, सरकार क्यों नहीं कम करती है? रेट अपना टैक्स मध्य प्रदेश का कम क्यों नहीं करती है? देखिए, पेट्रोलियम का विषय मैंने आपको बताया ही था, केंद्र पर है, केंद्र और राज्य सबका टैक्स तो आप लोग लेते हैं बहुत ज्यादा, केंद्र और राज्य का मिलाकर। और मध्य प्रदेश में भी अभी भी राजस्थान जैसे जो कांग्रेस की सरकार है उनका 38% टैक्स है और मध्य प्रदेश में 33% लग रहा। अब मैं बात करूं कर्ज की, जैसे बात की हमारे मित्र ने और सभी, तो कर्ज देखिए और प्रति व्यक्ति इनकम देखिए। अभी आपको भी पता है कि 100 साल बाद ये कोरोना जैसा दंश झेला है जी, और सब कुछ लॉकडाउन हो गया था और हमारी वो तो आपका फायदेमंद रहा, उसमें तो सरकार बन गई आपकी कोरोना में ही। वो नहीं सर, आप देखिए बजट के बारे में अगर बात करेंगे तो मैं बजट बहुत बता रहा हूँ आपको कि जब सारी दुनिया रुक गई और हमारा मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा और भारत भी कोरोना से अछूता नहीं रहा, और आप देखिए पूरे देश की जीडीपी एक क्वार्टर की तो -23-24% हो गई थी जी। अब उसके बाद भी अभी जो आप ये बात करें और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जो नीतियां अगर सफल नहीं होता, जिस तरीके से व्यापार संवर्धन हो रहा है कि जीएसटी भी टॉप मोस्ट हम रह रहे हैं कलेक्शन में देश के अंदर, तो ऐसे ही हर जगह सरकार ने अपना काम किया हुआ है। लगभग 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जनता को दिया है जनोन्मुखी कार्यों के लिए, जो योजनाएं उस सब में। मैं आपको बात बताऊं, जो कर्ज की बात है तो आप देखिए जीएसडीपी से जो रेशो होता है, राज्य की जो जीडीपी होती है उससे जो कर्ज का रेशो होता है वो
पहले कितना था और आज कितना था लाइबिलिटी। कमलनाथ जी की सरकार के समय तो कोई नहीं लाइबिलिटीज थी, उससे अभी भी 28.6% अभी है, उस समय 28.8% हुआ करता था। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं, कमलनाथ जी ने खुद कहा विधानसभा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि हमारी नीतियों से हमने ऐसी नीति करी कि एक साल में ही जो कर्ज जो था वो लगभग प्रति व्यक्ति कर्ज 5,000 रुपए मध्य प्रदेश के नागरिकों को बढ़ गया था। अच्छा रहा, देवयोग से जनता का आशीर्वाद रहा और भारतीय जनता पार्टी को शासन का अवसर मिला, उसके कारण एक कर्ज जो है, नहीं तो 5 साल में ही 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति और बढ़ जाता, तो 20,000 पहले था और 25,000। सत्येंद्र जी एक बात बताइए, वही बात कर रहा हूं। अब आप अगर मेरे प्लीज मेरी सवाल का थोड़ा सा रिकॉर्ड है, विधानसभा का रिकॉर्ड है। आंकड़े कौन जानता है आंकड़े? आपको नहीं लगता कि जब वो पेट्रोल डलाने जाता है और जब 40 रुपए का होता था, वो देखता है कि उस समय शिवराज जी साइकिल से जाते थे, विरोध करते थे कि पेट्रोल आग लगी हुई है, डीजल होता था आग लगी हुई है, 200 रुपए का सिलेंडर होता था, उस समय साइकिल। आपकी स्मृति ईरानी जी केंद्र में मंत्री हैं, सिलेंडर सर पे रख के घूमा करती थी। तो अब आम आदमी को राहत कैसे मिलती है जब 176 रुपए का 1 किलो मीठा तेल खरीदता है? वो तो आंकड़े से वो थोड़ी समझता है। आपने जीडीपी बढ़ा दी आपने, लेकिन गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, और वहीं माननीय जनप्रतिनिधियों का सारा टैक्स सरकार भरती है। उनके बंगले पे 2-2, 5-5 करोड़ का काम हो जाता है, उसमें महंगाई नहीं आती है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। उनके खर्चे, उनकी सारी व्यवस्थाएं, उस पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। आम जनता के साथ क्यों? जनप्रतिनिधि कब जनता के बारे में सोचेंगे? देखिए शरद जी, मैं बताऊं आपको, सॉरी शिशिर जी, डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, ये जो सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है। आपने उठाया, ये हर जगह पर मितव्ययिता को अपनाती है, ऐसा नहीं करती कि ये जो आईफा जैसे अवार्ड करे और अभिनेत्रियों के साथ में डांस करने वाला कोई यहाँ पर काम नहीं होता। आज ही आपके मुख्यमंत्री जी उसके साथ खड़े थे, नहीं आज खड़े होना साथ एक अलग बात है। तो आपने देखा बाकी कमलनाथ जी ने क्या किया था बताइए? जैसा अवार्ड करा रहे तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होनी थी। आपने नर्मदा यात्रा में कितने हीरो को बुलाया था मुंबई से? पहले प्रश्न, नर्मदा यात्रा में कितने हीरो को बुलाया था मुंबई से? वो क्या था? मुंबई के कितने लोग आए थे नर्मदा के किनारे, करोड़ों रुपए खर्च कर करके टेंट लगा के, और गंदा किया नर्मदा जी को। सुनिए, तो मां नर्मदा का बंधन कर रहे थे और उसको ही पूरब से जो पश्चिम के मुंबई वाले बंधन करेंगे। जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है सर, उसके लिए भी देखिए नर्मदा बेसिन में अलग करा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रहा है ये 100% से 50, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो उसमें लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई। लगभग 29,000 करोड़ का बजट रखा था, उसको 48,000 करोड़ कर दिया गया। आप देखिए, हम मिथुन जी के पास आ रहे हैं, फिर आपके पास आएंगे। आप समय रहा तो आपको अवसर देंगे बोलने का। मिथुन जी, ये कमलनाथ जी जब बने थे और उन्होंने जनता से इतर हीरो हीरोइनों के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाने से लेके, क्या लगता है आपको कि आपका एक छोटी सी गलती जीवन भर के लिए, और जबकि मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कई ऐसे मतलब इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइनों के साथ देखा है, वो यहाँ आयोजन करते हैं, बुधनी क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, नर्मदा मैया के किनारे होते थे। वो जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए करती है। आप लोग करते हो तो अश्लीलता को क्यों करते हो? आपने आईफा का नाम देके पूरे मध्य प्रदेश के करोड़ों 7-7.5 करोड़ जनता की भावनाओं पर चोट पहुंचा दी। देखिए, दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो नियत है, उस नियत पर हीरोइनों को भरोसा नहीं होता, इसलिए अब मध्य प्रदेश आने से डरती हैं। क्योंकि इनके तो मंत्री ने यहाँ एक शूटिंग करने आए हीरोइन को बोल दिया था मेरे साथ डिनर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शूटिंग रोकवा दूंगा। ये नियत का फर्क है। कमलनाथ जी ने एक विचार रखा था कि मध्य प्रदेश में हम फिल्म सिटी बनाएंगे, इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी प्रावधान किया। आईफा को ये लोग विरोध कर रहे हैं, इन्होंने असम में फिल्म फेयर आयोजित किया था, गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं। दरअसल बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना स्टडी के मुद्दों को उठा देते हैं। हमने तो एक माहौल बनाया था, हमने टेलीविजन अवार्ड्स कराया, फिल्म अवार्ड। भैया गोवा टूरिज्म स्टेट है साहब, आप देखिए टूरिज्म से जीडीपी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप देखिए जरा। आपने फिल्म फेयर करा दिया। भैया नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, सत्येंद्र जी नॉर्थ ईस्ट है। नहीं बोलिए मिथुन जी। बार बार झूठ बोलते हैं, कौन सा झूठ नहीं है, सत्य है। आप बता दीजिए जो मैंने बोला। हम लोग पटा करके गए थे, खैर उस पर कभी और बात करेंगे। आप लोग आंकड़ों के आधार पर तो अरे आंकड़ों के आधार पर ही बोल रहा हूँ भैया, विधानसभा का आंकड़ा प्रस्तुत किया, आप उसको गलत टैक्स लगा है। राजस्थान में आज भी 90 रुपए पेट्रोल मिलता है, आप 101 रुपए बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 रुपए मिलता है, आप 101 रुपए बेच रहे हैं। कम से कम हमारी सरकारों के बराबर तो आप ले आइए, उसके बाद आप बात करिएगा। आम जनता का आपसे भरोसा इसीलिए उठ गया है कि जिस वादे के साथ आप लोग आए थे, आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जीएसडीपी कम हो गया आम आदमी की, अरे बड़ी बड़ी बात नहीं साहब, ये 90,000 रुपए कम हो गई। शिवराज सिंह जी ने ये क्यों कहा था कि मैं 72,000 आ गई आपके समय में, होने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूँ, जिसको हम बढ़ा के गए थे, उसको आप 90,000 से बढ़ा के 90,000 पे करके गए थे, आपने 72,000 कर दिया। बड़े टेढ़े बयान देते और मध्य प्रदेश को गुलाम प्रति व्यक्ति आए आपकी सरकार के समय कम हुई, उस समय कौन सा कोरोना आया था? कोई नहीं था ना।
कब डीजल अरे भैया पेट्रोल आप ही की सरकार बढ़ा के गई थी, कमलनाथ जी ने 2-2 बार बढ़ाया था कमलनाथ जी ने बढ़ाया अरे नहीं, मधु भैया आप कम करने 2-2 बार आए थे। बढ़ाए थे। आपने वित्त पत्र में घोषणा की थी कि पेट्रोलियम के पदार्थ कम करेंगे, पेट्रोल के रेट कम करेंगे, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया। आपने उल्टा दे दीजिए, कल हम कम कर देंगे, इस्तीफा दे दीजिए, कल हम कर देंगे। बात दरअसल ये है, आप लोग तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात कर नहीं पाते। अरे क्या आपकी सरकार ने वादा किया था जैसे ही सरकार में आएंगे अतिथि शिक्षकों को हम परमानेंट करेंगे। बताइए कितना बजट है अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए, कितना बजट रखा है आपने, बताइए। अरे अतिथि सभी पूरे कर्मचारियों के लिए 25,000 से ज्यादा आवास बनाए जा रहे हैं और उनके लिए भी रखा जाएगा। उनकी जो महंगाई भत्ते हैं सारे भत्ते दिए जाएंगे, आप चिंता ना करें। एक सरकार कर्मचारी हितैषी है, किसान हितैषी है, महिला हितैषी है, युवा हितैषी है, शिक्षा हितैषी है। मिथुन जी एडमिनिस्ट्रेशन की समझ है ना आप लोगों को। अरे साहब आपके पास समझ होती तो आपके आपस में G23 कहाँ जा रहा है आप देखिए हर जगह। चाहे आपके यहाँ पर आप गॉडसे के हत्यारों को आप अपनी पार्टी में ले लेते हो, आप थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करवाइए साहब। जीएसटी होता है वो 12%। आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कम से कम आप बोलिए उनको। ये इनकी सच्चाई है। आप जो बोल रहे हैं ये जरा पालन कराएं आप अपने आप पर। लेकिन अपने सामने अपना चेहरा ऐसा दिखाएंगे, वाह साहब क्या कमाल की सरकार चल रही है। ये जो इनकी सच्चाई है, जनता को नोचने वाली, जनता को पीड़ित करने वाली, जनता आज इसको समझ रही है, आने वाले समय में माकूल जवाब दी। क्या लगता है मिथुन जी, चूंकि मैं अभी आपसे ही इसके बाद सत्येंद्र जी से और मैं कानूनगो जी के पास आऊंगा, मिथुन जी बयानों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बयानों से आम आदमी को, देखिए जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे बड़ी उम्मीद जागी थी सभी जनता में कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन परिस्थिति जन्य हालात जो कुछ रहे, राहत तो नहीं मिल पाई, बल्कि जैसे ही आए थे उसके बाद 5 रुपए कुछ पैसे टैक्स बढ़ गया था और कोई कमी नहीं हो पाई थी। हालांकि आप लोगों ने बिजली के बिल में बाकी और किया था, लेकिन शिवराज सिंह सरकार के कार्यों में कहीं ना कहीं वो जनता की जो अपील है कि वो मुख्यमंत्री आम आदमी का मुख्यमंत्री नजर आते हैं, जनता के नजदीक नजर आते हैं। हालांकि स्थिति ऐसी लोगों को जो बनी हुई है उसका पूरा फायदा भी मिलता है, लेकिन कमलनाथ जी का आज भी वो एटीट्यूड क्यों नहीं बन पा रहा है कि जनता के करीब नजर आए, जनता के साथ नजर आए। अभी भी ऐसा लगता है एक अहंकारी, एक बहुत हटके बड़े लेवल के जो मतलब वो प्रदेश का अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और अब नेता प्रतिपक्ष भी हैं, किसी को और को भरोसा नहीं है कांग्रेस को कि किसी और को मौका दे सके, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बी टीम नजर आते हैं भाजपा की, क्योंकि वो जब थे जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार में आए थे एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी बल्कि विधानसभा में क्लीन चिट दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ जी का ऐसा लगता है कि दोनों का शिवराज जी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जनता जाए भाड़ में, वो कोई ऐसा वो बयान देते हैं बस। आपकी बात से मैं आदरपूर्वक असहमत हूँ। जहां तक आपने बात कही कि कमलनाथ जी की लोकप्रियता कम है, तो लोकप्रियता का पैमाना तो वो चुनाव थे 2018 के, 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को उन्होंने धूल चटा दी थी, उनकी सरकार चली गई थी, हमारी सरकार आ गई थी। जाहिर सी बात है जनता किसके करीब महसूस करती है, जनता ने वो बात बता दी। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि भारतीय जनता, हाँ ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, दूसरे के टर्न में बोलो, लेकिन बोलो ताकि तुम्हारे झूठ पर जनता यकीन करने लग जाए। लेकिन इस झूठ की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। 7 साल चल गए, बड़ी बात है। केंद्र में और मध्य प्रदेश में तो खैर इनकी क्या हालत है हम सभी जानते हैं। उपचुनाव में यदि ये विषयों और मुद्दों के आधार पर जाते तो उस पर भी जवाब मिलता। बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो बोलना अच्छा जानते हैं और लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कैसे बंगाल के चुनाव में विकास की बातें हो रही है, हिंदू का विकास, मुसलमान का विकास, इस तरीके की बातें हो रही है, रक्त रंजित दीवारों को कर देंगे, रक्त रंजित हम, ये जब मुद्दे आते हैं लोगों के धर्म और जाति के आधार पर जब भड़काया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो हिटलर किया करता था कि यहूदियों के खिलाफ, जूस के खिलाफ हमें आंदोलन करना है, उनको मारना है, गैस चैम्बर में डालना है और उनके खिलाफ नफरत का, कुछ इसी तरीके का नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं और चुनावों में जाकर के उसको एनकैश करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समय के लिए भारत की जनता, प्रदेश की जनता ने इनकी बातों पर यकीन किया, लेकिन जब विषयों और मुद्दों की मार जनता पर पड़ती है, जब महंगाई की मार उन पर पड़ती है, तो आज जनता भी इनसे कॉलर पकड़ करके सवाल पूछ रही है। तो बताइए कि ये आंकड़ों की बाजीगरी कब तक करेंगे? 40 रुपए में आपको पेट्रोल सस्ता लगता, महंगा लगता था, 60 रुपए में सस्ता लगता था, महंगा लगता था, आज 90 रुपए, 100 रुपए क्रॉस कर गया है। आज क्यों सस्ता लग रहा है?
400 रुपए का सिलेंडर रख के स्मृति ईरानी जी जो हैं वो प्रदर्शन करती थी, तब महंगाई हुआ करती थी, उसको कम करने आए थे, आज 825 रुपए क्रॉस कर गया है। टीवी देखने का जो तरीका होता था, 500 रुपए में भी पूरे चैनल नहीं मिलते, हमारे समय में 250 रुपए में मिलते थे। खाने का तेल 70 रुपए का हुआ करता था हमारे समय में, आज 170 का है। मोबाइल रिचार्ज हो, कितनी ही ऐसी चीजें, मिट्टी का तेल, इतनी चीजें जो इस सरकार ने लोगों से छीन ली। लोगों को अब यहां तक कि जो एक पूरा का पूरा मिडिल क्लास हमने खड़ा किया था, उनको जो नौकरी मिलती थी वो पीएसयू भी ये सरकार बंद कर रही है। सरकार का कहना है कि सरकारों का काम बिजनेस करना नहीं है। हाँ, उन बिजनेसमैन के लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम जरूर इस सरकार का है, किसानों से उनकी जमीन छीनना जरूर इस सरकार का है। ऐसी बातें कर करके पूरे देश के युवाओं से नौकरी ये लोग छीन रहे हैं, उसकी सोच पर कब्जा कर रहे हैं, उसको गालियां दे करके उसके सामने आलोचनात्मक आतंकवाद का मॉडल रख रहे हैं, जिससे कि लोग आवाज भी मुखर ना कर सकें। इन सब चीजों को लेकर के हम जनता के सामने जा रहे हैं। ठीक बात आपने कही, कुछ समय के लिए ज्यादा अच्छा बोलने वालों को ऊपर लोग जरूर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा बोलना और सच्चा करना दोनों में फर्क है। आने वाले समय में हम लोग जरूर जनता का विश्वास जीतेंगे और ये जो कुचक्र भारतीय जनता पार्टी का चला करके रखा, पूरा देश बेच दो और बताओ कि आत्मनिर्भर है, इस व्यवस्था को हम लोग बदलेंगे। चलिए, मैं राजन जी के पास आना चाहता हूं। राजन जी, जैसा मिथुन जी ने कहा और सत्येंद्र जी ने कहा, आप दोनों की बातों पे एक आपको छोटा सा, आप भी विधानसभा में थे, मैं अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष ने हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए, पूरा देश तिल तिल करके इस महंगाई की उसमें जल रहा है, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर में। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हंसते हुए कहा सदन में कि शिवराज जी 2013 में आपने जो साइकिल चलाई थी वो मुझे दे दीजिए। पूरा सदन ठहाके लगा रहा था और इधर से मुख्यमंत्री जी खड़े होते हैं, बोले आपके सेहत का हमको बहुत ध्यान है। एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखते हैं, बस जनता का कुछ भी हो जाए, सिर्फ एक दूसरे की सेहत की चिंता है। और क्या इस मर्म का जो ठहाके लगे थे उस पर आपका क्या कहना है? साइकिल जब चलाई गई थी, उन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब उस समय थे, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं जी, तो वो साइकिल जो है जब चली थी तो तब भी उनको ध्यान रहा होगा ये चीज का कि ये सेंट्रल के ऊपर ही टैक्स डिपेंड करता है, मध्य प्रदेश सरकार पर नहीं। उसके बावजूद भी साइकिल चली और इसी प्रकार से इन्होंने साइकिल की डिमांड करी, तो ये भी जान रहे हैं कि ये टैक्स किधर से कम होगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से गंभीर विषयों को ठहाकों में उड़ा देना जी, ये एक आम जनता जो परेशान है हर तरह से, उसके मुद्दों को हवा में उड़ाना जैसी बात हो जाती है। और इसकी जो है कटु जो है आलोचना होना चाहिए कि इस प्रकार के मुद्दों को आप हवा में उड़ा रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि विधानसभा में हाथ पर यह हाथ होना बहुत जरूरी है। मैं इसको जरूरी नहीं समझता। जब चर्चा होती है और गंभीर चर्चा होती है विधानसभा में, तो उसका गंभीरता पूर्वक जवाब दिया जाना चाहिए था शिवराज सिंह जी द्वारा भी कि आप साइकिल मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, उसमें पेट्रोल डीजल की जो स्थिति है उस पर बयान उनका आना चाहिए था, बजाय इसके कि मेरे को आपकी सेहत का ध्यान है। बिल्कुल राजन जी, ऐसा लगता है लंबे समय से कि अब हमारे जो पहले कहा जाता था कि जनता की सेवा के लिए हम उतरे हैं, जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी जो कर देता है वो कहीं ना कहीं जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है। जनता की सेवा करने के लिए कम माननीय, ऐसा लगता है मेवे के लिए ज्यादा मैदान में आते हैं। क्योंकि अब जितना एक रिकॉर्ड अभी आया, एक दिल्ली की एक एनजीओ ने एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, उसमें जो बात निकल कर आई कि जो एक छोटा सा भी चुनाव लड़ लेते हैं और एक बार जनता की सेवा करने के लिए वो मैदान में उतर जाते हैं, वो रातों रात अरबपति खरबपति कैसे हो जाते हैं, कैसे 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ऐसी कौन सी सेवा करते हैं, जबकि देश की 125 करोड़ से ज्यादा जनता आज भी संघर्ष कर रही है। 2 जून की रोटी नहीं मिलती। इसी मध्य प्रदेश में वो दृश्य भी देखे हैं कि लोग भूखों मरते हैं, गोबर में से अन्न बीन बीन के सुखा के उसको पिसवा के खाते हैं। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। लेकिन सेवा के लिए जो आता है वो कैसे अचानक अरबपति हो जाता है? ये क्या लगता है आपको कि कुछ ना कुछ हमारे तंत्र में, सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है, या गलत नाम दे दिया है? सेवा के लिए नहीं, शोषण के लिए हम
जनता के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि जनता का शोषण करके ही हम अपना पेट भर सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट है, और यही कहूंगा मैं इसको थोड़ा सा मजाक के रूप में कि जो सेवा करेगा वो उसको मेवा भी देगा। तो ये जो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं जिसमें कि मेवा इनको प्राप्त होता रहे, और आम जनता की ना तो कांग्रेस को परवाह है, ना भारतीय जनता पार्टी को परवाह है, ना और जो अन्य दल हैं उनको परवाह है। ये जो बड़े बड़े माननीय हैं इनको सिर्फ अपनी और अपने अगली पीढ़ियों की चिंता बनी हुई है कि ये हमारी सेवा से हटते ही ये काबिज हो जाएं और ये उससे विमुख ना हो पाए, ताकि सेवा में कोई कमी ना आ पाए और हमारा जो है वो मेवा बराबर चलता रहे। बिल्कुल राजन जी, आपने जो बात कही ये सच्चाई है। हमारे दोनों मित्र भी इससे चूंकि सहमत होंगे, क्योंकि आप भी सामान्य परिवार से वास्ता रखते हैं और लंबे समय से हम आपको उसी स्थिति में देख रहे हैं। लेकिन आपके दल के नेता लोग जिस स्थिति से जैसे ही जनता की सेवा के लिए मैदान में कूदते हैं और कहीं से जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ही तीव्र गति का विकास अगर देश के हर नागरिक का होने लगे, प्रदेश के हर नागरिक का होने लगे, तो शायद वास्तविक रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर मध्य भारत बनाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, वो आत्मनिर्भर तब बनेगा जब प्रदेश का एक एक नागरिक आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसको 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और शायद वो दिन आए, अच्छा बजट आए, उम्मीदों का बजट आए। हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अपना पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ चूंकि पैनलिस्ट के रूप में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो जी जो पत्रकार भी हैं, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।